नमस्कार। नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिजाइन एसोसिएशन के तरफ से मैं पंखी कश्यप आप सभी को स्वागत करती हूँ गपशप में। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा ये प्रोग्राम वेडनेसडे को रात को 10 बजे और संडे को रात को 10 बजे करते हैं। तो इस गपशप में मैं भी गोविंद सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं उनका जो परिचय है, मतलब एक कंपनी है जिसकी वजह से ज़्यादा जाने जाते हैं, बत्रा इलेक्ट्रिकल। हमारे गुलशन भैया, तो गुलशन भैया ने उस कंपनी को बनाया है, बड़ा किया है और खुद एक लाइट डिज़ाइनर हैं और साउंड भी करते हैं, मतलब लाइट साउंड दोनों चीज़ें करते हैं। और भी बहुत सारे, मतलब बहुत बड़े बड़े इवेंट गुलशन भैया ने किए हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है, देश का भी विदेश का भी। तो आज हम गुलशन भैया से मिलेंगे, बातें करेंगे कि उनका कैसे रहा एक्सपीरियंस लाइट को लेके, लाइट से कैसे जुड़ना हुआ, साउंड से कैसे जुड़ना हुआ और उनका एक्चुअली अपना इंटरेस्ट क्या था। तो चलिए मिलते हैं गुलशन भैया से, गुलशन बत्रा जी से, और बातें करते हैं आज गपशप में उनसे। गुलशन भैया नमस्कार। हेलो, गुलशन भैया नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। है ना, मतलब मैं बहुत दिन से आपके पीछे पड़ा था, गुलशन भैया आ जाओ, बात करनी है आपसे। गुलशन भैया कहते थे नहीं, आगे आऊंगा। मेरे को लगता है कि मेरे सीनियर्स बहुत सारे उनको टाइम मिलना चाहिए। एक्चुअली गुलशन भैया, मैंने ये जो प्रोग्राम शुरू किया, कोई सीनियर जूनियर को कभी मैंने देखा नहीं। मतलब ये होता था जो मिले, मैंने उनसे कहा प्लीज आ जाइए, तो उन्होंने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा। तो मैंने कहा प्लीज, मतलब और ये करते करते बड़ा मजा आता है, मतलब बहुत सारी जानकारी मिलती है और बड़ा, मतलब जैसे घर में बातें कर रहे हैं बैठ के, वैसे वाली बातें हैं। मतलब मैंने इसको ऐसे ही बनाया कि वैसा ना लगे लोगों को कि मतलब मैं किसी के इंटरव्यू कर रहा हूँ या आवाज गई आपकी, गोविंद भैया की आवाज गई। हाँ, मेरी आवाज आ गई होगी अब वापस। हाँ अभी आई। हाँ, वो बीच में कुछ हो गया था। तो गुलशन भैया यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका, मतलब आपने पढ़ाई की तो पहले से लाइट की तरफ या साउंड की तरफ रुझान था, या कैसे आया आपको उस तरफ रुझान? और क्या फैमिली की वजह से लाइट की तरफ रुझान हुआ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि पापा भी मतलब बहुत अच्छा लाइट करते रहे और एनएसडी में थे आप। वो मैं चाहूंगा उसके बारे में अच्छे से बताएं, मतलब पापा के बारे में भी, और आपका इंटरेस्ट कैसे जगा, आप क्या चाहते थे बनना और कैसे इधर आए। और स्कूलिंग खत्म करते करते जी, जब मेरे फादर ने पूछा कि क्या करना, तो मेरे पास 3 ऑप्शन दिए उन्होंने कि भाई या तो कॉलेज कर लो रेगुलर, या एनएसजी ज्वाइन कर लो, या तुम्हारा जो मन करे वो कर लो। तो अब एनएसजी ज्वाइन करने का मतलब एज ए एम्प्लॉय कोई था नहीं, और एज ए स्टूडेंट ज्वाइन करने के लिए अभी 3 साल की ग्रेजुएशन करना ज़रूरी था। सो मैंने कहा नहीं, मेरे को एनएसडी ज्वाइन अभी नहीं करना, ना मेरे को रेगुलर अभी कॉलेज करना है। मैं अपना कॉरेस्पॉन्डेंस से कॉलेज कंप्लीट करेंगे, तो मेरे को अपना कुछ काम करना है। तो जब अपना काम करने के लिए बात आई तो उन्होंने कहा भाई अपना काम करने के लिए बहुत सोच समझ के करना है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि अपना काम शुरू कर लो या फ्रीलांस कर लो या एकदम से रेंटल ऑफ कंपनी खोल लो। तो धीरे धीरे सब चीज़ें होती चली गई। बहुत लोगों ने मदद की, बहुत लोगों ने मदद की कि मैं अपना शुरू कर सकूं चीज़ें। क्योंकि इससे पहले स्कूलिंग तक तो मेरे को फादर ने कभी थिएटर या पब्लिक इवेंट किसी में भी कोई गए ही नहीं हम कभी। सिर्फ एक चिल्ड्रन वर्कशॉप किया था भगत जी के साथ, अशोक सागर भगत जी के साथ, और उसने मेरे को बहुत हेल्प किया आगे। तभी से एक वो बनना शुरू हुआ कि मेरे को थिएटर में कुछ करना है तो बैक स्टेज में कुछ करना है। फिर धीरे धीरे जब हमने
स्कूलिंग खत्म की तो ये हुआ कि अपनी एक कंपनी शुरू की जाए, पर बहुत फंड्स नहीं होते थे उस समय और ना बहुत सोर्सेज होते थे। तो हमने थोड़ा थोड़ा सामान कहीं से 4 लाइट 6 लाइट लेके शुरू किया, कभी मंडी हाउस किसी थिएटर में, कभी किसी थिएटर में। फिर युवराज सर मिले, उन्होंने कहा साउंड सिस्टम डालो, तो साउंड सिस्टम डाला। और फिर युवराज सर ने ब्लूवेल स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, तो स्कूल के शोज करना शुरू किए। तो उन्होंने भी खूब लगा लगा के कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ये सीखो सीखो, ऐसा करो, ये और चाहिए, वो और चाहिए। तो करते करते सीखते चले गए। फिर लाइट्स में क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा था तो लाइट्स बनानी शुरू की। फिर हमारे गिरधारी जी होते थे श्रीराम सेंटर में जो लाइटिंग किया करते थे, तो उन्होंने एक बार बोला कि भाई एक प्ले है जिसमें तामझाम लगेगा, करोगे? मैंने कहा हाँ करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। तो उतना तामझाम था भी नहीं उस समय, पर उन्होंने मेरे को गाइड करके कि अच्छा अब ये करके, तो जब जाके हमने इंदिरा गांधी इसमें IGMT दिल्ली में जब ओपन एयर में एक ग्राउंड में शो करना था, तो मतलब उतनी सारी वायरिंग, उतनी सारे लाइट्स थे ही नहीं, और वो ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर यूज होते थे। तब उन्होंने कि अच्छा चलो अब ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। बाद में पता लगा कि वो प्ले था अनामिका अख्तर जी का, तो परफेक्शन पे पूरा ध्यान था कि भाई NSD से सब लोग आएंगे देखने और ये सब होगा। तो उस जमाने में हम, मेरे को ध्यान है 24 डिमर लगाते थे अपना ऑटो ट्रांसफार्मर गोल वाले, जिसको एक बंदा एक टाइम में 2 डिमर मैक्सिमम ऑपरेट कर सकता था। और प्ले में वो गिरधारी जी थे जो मतलब उन्होंने ऐसे डिजाइन किया था कि पूरा प्ले जो है पूरा सिमट के जब फेड आउट होता था तो लास्ट 4 डिमर रह जाते थे, तो 2 डिमर उनके हाथ में, 2 डिमर मेरे हाथ में। तो वो समय था आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले। तो उस समय से शुरू किया है, धीरे 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 चीजें जुड़ती गई, समय बदलता गया, चीजें जुड़ती गई। उसके बाद जब मैंने शुरू किया था तो जब लाइट डिजाइनिंग की बात हुई तो श्री शेखर वैष्णवी जी ने एक प्ले कर रहे थे स्टीफन कॉलेज के साथ, और प्ले था मृष्कटिकम, हिस्टोरिकल प्ले और मुश्किल प्ले। तो उन्होंने फादर को बोला था कि भाई आप लाइटिंग के लिए आओ, तो उनका नहीं, मैं तो NSD से नहीं निकल पाऊंगा, तो बेटा है वो आएगा। तो मेरे लिए फर्स्ट लाइट डिजाइनिंग जो था वो वही प्ले था, और वो भी स्टीफन कॉलेज के लिए, जो काफ़ी मतलब वो था कि भाई उनकी लाइट्स भी यूज़ करनी है, अपनी भी लगानी है, और अकेले सब देखना है। तो वो फर्स्ट एक वो था, वो अच्छे से हो गया तो सब बढ़िया हो गया। फिर शेखर जी भोपाल चले गए और यहाँ पे हम थिएटर करते रहे, छोटा मोटा प्लेस और ये सब करते रहे, लाइटिंग करते रहे, थोड़ा थोड़ा सामान जोड़ते रहे, चीज़ें जोड़ते रहे, लोग जुड़ते रहे। पर मेरे साथ अच्छा ये था कि मेरे को किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि मेरे को काम चाहिए। मेरे को सब ने आशीर्वाद देते रहे, सब बड़े, क्योंकि फादर के टाइम से सब लोग वो थे, तो फादर की गुडविल तो थी ही थी उससे। तो मतलब मेरे को ऐसा कभी भागना नहीं पड़ा कि मैं कहीं किसी से बोलूं कि भाई ये काम मेरे को करना है, तो अपने आप से चीज़ें होती रही। सो शेखर जी 4 साल के बाद जब दिल्ली आए तो एक दिन अचानक से फ़ोन आया, कि फ़ोन तो नहीं होता था उस समय, पेजर होता था। पेजर शायद आपको ध्यान हो, कि एक मैसेज जाता था कि प्लीज़ कॉल, क्योंकि मोबाइल उस समय 16 रुपये या 32 रुपये मिनट पे काम कर रहा होता था। तो मोबाइल होता था बट मैसेज आता था प्लीज़ कॉल। तो फिर उनको कॉल किया, हाँ भाई कहाँ है भाई, तो मैं कहाँ, मैंने कहा सर आप कहाँ हो, आप गायब हो। तो अब उन्होंने मेरे को बुलाया एक इवेंट के लिए, और उसके बाद से हम साहित्य कला परिषद जुड़े, दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जुड़े, फिर दिल्ली गवर्नमेंट के काफ़ी शोज किए। सो ऐसे धीरे धीरे चीज़ें बनती चली गई।
तो सर आपने जैसे बताया आपने कहीं से किसी इंस्टीट्यूट से आपने नहीं सीखा, तो आप अपने पिताजी से मतलब सीखे? मेरा इंस्टीट्यूट तो मेरे घर पे ही था बचपन से। तो जो मतलब क्लास में बैठ के नहीं सीख सकते हम लोग, वो हमने सीखा। मेरे साथ अब मेरे क्योंकि मेरे पास कोई फॉर्मल वो नहीं थी ट्रेनिंग, तो लोगों ने बहुत हल्के में भी लिया। अब मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी ट्रेनिंग मानिए आप 18 साल की ट्रेनिंग, बचपन से लेके 18 साल तक। जब 20-22 साल में जब मैं थिएटर करने के लिए गया, अब होता यह था कि मैं इक्विपमेंट लेके जाता था। एज ए लाइट डिजाइनर नहीं गए, इक्विपमेंट लेके गए, और सामने से कोई एनएसडी पास आउट लाइट डिजाइनर आया होता था। अब वो कुछ कर रहे हैं, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि आप ना ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था यार। तो मैं बचपन ही था, तो बोल देता था कि सर ऐसे नहीं, ऐसे करें। तो मैंने कहा थोड़ा सा, कोई लोग प्यार में ले लेते थे, कोई लोग नहीं भी लेते थे, वो गड़बड़ समझते थे कि भाई ये क्या, अभी से हम लोग फुल ट्रेंड और ये सब। तो फिर पिताजी ने थोड़ा सा रोका कि भाई वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन की है, उन्होंने सॉरी अपना एनएसडी पास आउट किया है, प्रॉपर लाइटिंग में ट्रेनिंग ली है, तुम ना ज़्यादा सजेशंस मत दिया करो। अपनी लाइटिंग करनी है, उस समय तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, बट सजेशंस मत दिया करो। फिर ये होने लगा कि गए, लाइट लगाई और चुप करके बाहर आके बैठ गए कि आप लाइट एडजस्ट कराओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, सिगरेट की लत थी नहीं, है भी नहीं, और होगी भी नहीं। सो ये बहाना भी नहीं था कि बाहर होके आ रहा हूँ जी। तो गए, बाहर बैठे थोड़ी देर, नहीं बुरा लगने लगा कि यार मैं बाहर बैठा हूँ, अंदर वो कर रहे हैं। फिर जाके चुप करके बैठना शुरू किया, अपने को समझाया कि भाई सीखो, कि भाई वो क्या कर रहे हैं। तो वो सीखने का प्रोसेस फिर शुरू हुआ, क्योंकि बंदा अपने को तो सोचता है कि मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, बट जब सीखता है तब पता लगता है कि भाई मेरे पास जितनी लिमिट है मेरी उतनी है, और जो 3 साल प्रैक्टिस करके आ रहे हैं उनकी क्या सोच है। तो फिर बैठ के चुप करके देखना शुरू किया सबको कि भाई कौन कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो उससे बहुत फ़ायदा मिला। मतलब मेरा एनएसडी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही ऐसे हुआ कि मैंने सबको देख के कि कौन कैसे क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो वो सब था। फिर एक बार चांस मिला एनएसडी टाई कंपनी के साथ टूर करने का। सबसे पहला टूर मेरा जो था वो एनएसडी टाई कंपनी के साथ था, दिल्ली के बाहर का काम जो था। तो उसमें देवाशीष लाइटिंग के लिए गए थे, गौतम दा ने देवाशीष को वो किया था और मैं उनको असिस्ट करने गया था। तो लाइटिंग शुरू के प्लेस 2-3 दिन देवाशीष को करने थे, उसके बाद मेरे को कंटिन्यू करने थे। और कंटिन्यू ऐसे होने थे कि एनएसडी टाई का तो एक स्कूल में एक शो किया और फिर दूसरे स्कूल में भागना है, तो दिन के 4 शो होने हैं। तो वैसा वो था। तो उसमें मैं अकेले सेटअप भी करना है, लाइट्स भी, साउंड भी, ऑपरेट भी करना है, लाइट भी, साउंड भी, और पैकअप भी करना है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था कि कभी ऑडिटोरियम मिल रहा है तो 50 लाइट मिल रही हैं, स्कूल मिल रहा है तो 4 लाइट मिल रही हैं। तो देवाशीष जब करते थे तो उनसे सीखा कि भाई 4 लाइट में शो होगा कैसे। तो 2 हेलोजन यूज करते थे और 2 प्रोफाइल यूज करते थे, और 2 हेलोजन से पूरा शो चलता था, और उन 2 प्रोफाइल को सिर्फ एक सॉन्ग के लिए यूज करते थे। रानी और पिंटू नाम का एक प्ले था हमारे एनएसडी टाई का, और हमारे सारे सीनियर्स उसमें एक्ट करते थे। सो फर्स्ट शो फर्स्ट डे, मतलब ऑडिटोरियम में प्ले था, तो देवाशीष लाइट कर रहे थे, मैं साउंड पे बैठा था, और पीटर पहले साउंड किया करते थे इसका। तो पीटर ने मेरे को क्यूज लिखवाए, मैंने बड़े अच्छे से क्यूज नोट किए, टाइमिंग नोट की, कैसेट चलता था, कैसेट पे काउंटर नोट किए, सब किया। तो
एक सॉन्ग जिसमें हम रानी और पिंटू का सॉन्ग होता था, और मैंने क्यों किया, आराम से बैठा हूँ, फेडर ऑन किया कि इस लेवल तक जाना है, ये ऑन हो गया और आराम से बैठा हूँ, हेडफोन कान पे। पीटर आए भागते हुए बैक स्टेज से, चेक हो गया, टेस्ट हो गया। मैंने हाँ जी हो गया। नहीं एक बार दोबारा टेस्ट कर लो। कर लो सर, आप कर लो। तो नहीं प्ले करके टेस्ट करते। आप विश्वास मानिए कि फेडर तो ऑन था और मैं क्यू पढ़ रहा हूं कि भाई मेरा अभी क्यू देर है, आएगा, तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं साथ साथ। और मतलब आप मानिए कि उससे पहले टेस्ट करने के चक्कर में प्ले हो गया गाना ऑडियंस में। अब मेरा एनएसडी टाई के साथ पहला टूर, पहला शो और पहला म्यूजिक जो गलत टाइम पे प्ले हो गया ऑडियंस के लिए। अब मैंने, अच्छा मुझे पता नहीं कि ऑडियंस में जा रहा है, मैंने तो हेडफोन पहने हुए, मेरे हेडफोन में आ रहा। तो पीटर ने हिलाया कि भाई ये तो ऑडियंस में चला गया। इतनी देर पॉज हुआ, उतनी देर 5 सेकंड प्ले हो चुका था। अब सामने से हमारे जो सीनियर एक्टर्स थे उन्होंने संभाला कि यार ये पड़ोस के लोग बहुत बुरे हैं, इन्होंने क्या इतना लाउड म्यूजिक बजाते रहते हैं, हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे करके उन्होंने शो संभाला। ठीक है, वो किसी तरह वो पूरा शो बाकी क्यूज टाइम पे हुए, सब ठीक हुआ। बट उस दिन बहुत सीख मिली कि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो आप काम करो, ठीक है, अपने को कॉन्फिडेंस के साथ काम करो। दूसरे को कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आप अपना काम जो है अपने कॉन्फिडेंस से करते रहो। सो फिर आगे शोज, शायद उस समय नाना करते हुए भी 24 शो के आसपास हम बॉम्बे में करके आए। बॉम्बे में था, पृथ्वी थिएटर भी किया और वो सब भी किया। सो वापसी आए, फिर टाई के साथ जुड़े रहे काफी समय तक। एनएसडी के साथ जुड़े तो एनएसडी रिपर्टरी शुरू हुई, तो शेखर जी ने बोला कि एनएसडी रिपर्टरीज के प्लेज अब तुम हैंडल करोगे लाइटिंग के लिए। तो डिज़ाइन अवतार सानी जी ने किया या त्रिपाठी जी ने किया, या सब आते रहे, और लाइटिंग फिर मैं उसके लिए रेगुलर करता रहा उनके साथ। तो इस तरह मेरा जर्नी चलती रही। ये है जी। मतलब मीता जी, मिलन भाई, अरविंद पांडे जो कमानी में है, आपको नमस्कार बोल रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू। और नहीं, सच में गुलशन भैया वो ये तो होता है कि मतलब देखना बहुत जरूरी है, जो आपने बात बताई। अभी भी मैं स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि जो प्रोडक्शन चल रहा है उसमें कहता हूँ कि भाई कुछ नहीं तो जाके बैठो, देखो। मतलब आप देखने से बहुत सीखते हैं, मतलब हर समय करना नहीं है। जबकि सबका मन होता है, अरे हम बोर्ड कब छुएंगे, हम बोर्ड में प्रोग्राम कब करेंगे। हमने का समय मिलेगा, आपका समय आएगा, आप पहले जाके देखो। तो मैं खुद ही चला जाता हूँ। हाँ, वो क्या रहा है, जैसे आपने बोला कि मतलब कि देखो, मतलब बोल के चीजें नहीं मिलेगी, लेकिन वो पेशेंस की जो बात होती है ना, कि मतलब पेशेंस लगता है चीजों को सीखने में। अभी हर किसी को लगता है कि जल्दी चीजें हो जाए। समय चाहिए सर लाइटिंग के लिए। जी। तो गुलशन भाई, आपने तो बहुत सारा समय देखा है। एक बार आपने एक फोटो भी भेजी थी डीमर वाली, जिसमें खड़े होके डीमर चला रहे थे। मतलब किस तरह का अंतर देखा लाइटों में, किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के चेंजेस आए हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको बताएं। देखिए, शुरू के जो वो फोटोग्राफ का आप जिक्र कर रहे हैं, वो पिताजी की फोटो है, आईफेक्स ऑडिटोरियम 72 की शायद फोटो है वो, 1972 की। और उस समय वो ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर हैं, बट लगे हुए उस तरह से हैं रैक में कि आपके एक के ऊपर एक डिमर है। जो आप लोगों ने डिमर देखे हैं वो एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक सेंटर में, ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल लगे। तो उसमें क्या है कि जब फेड करते थे तो ऊपर से नीचे को फेड आउट होता था, और फेड इन के लिए नीचे से ऊपर की तरफ रोलर जाता था। सो वो पिताजी के टाइम का था, हमारे से तो बहुत पहले का था फोटोग्राफ। मैंने तो वो डिमर नहीं देखे हैं, मैंने सिर्फ फोटोग्राफ में ही देखे हैं। बट जब हमारे समय तक आए तो ऑटो ट्रांसफार्मर डिमर होते थे, और कमानी में श्रीराम सेंटर में रैक लगा होता था जिसमें हम गियर के साथ काम करते थे। बट जब हम रेंटल करते थे, आउटडोर करते थे, तो वो लूज होते थे कि ऊपर से नॉब को घुमाना होता था एक एक लाइट को। तो
हर डिमर पे 4-4 स्विचेस, और ये आप एक टाइम में एक ही डिमर फेड आउट या फेड इन कर पा रहे होते थे। श्रीराम बेसमेंट में भी वही होता था कि अपना लूज डिमर्स होते थे। तो श्रीराम बेसमेंट में काफ़ी सारे प्लेस के साथ लाइटिंग की। और मैं जिक्र कर रहा था कि अनामिका अक्सर जी का एक प्ले किया था हमने IGMT में, तो पूरा लॉन में लाइटें ऐसे फैला के लगी हुई थी, और हम ऑडियंस से ना पीछे और 20 फीट पीछे जाके बैठते थे अपनी टेबल लगा के, उसमें 24 डिमर रखे होते थे लूज गोल वाले। तो जब 24 डिमर पूरी टेबल घेर लेते थे और गिरधारी जी कहते थे 3 नंबर बंद, तो कैसे बंद होना है, स्लो जाना है, फास्ट जाना है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट होता ये था कि जैसे ही इंटरवल होता था सब लोग पीछे आते थे हमारे कंसोल पे, और वहाँ वो डिमर ऐसे लगे होते थे कि जैसे ना वो मर्तबान रखे होते हैं सामान रखने वाले, बिस्किट और वो सब रखने वाले, तो चाय मिलेगी क्या? हमें कैसे चाय यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो लाइट मिलेगी। तो वो समय था। अब उसमें कार्बन होता था, कार्बन टूट गया, तो चलते प्ले के बीच में उसका कार्बन चेंज करना, क्योंकि वो नेक्स्ट सीन में तो यूज हो पाए वो डिमर। ऐसे ही श्रीराम सेंटर में कई दफा होता था, वो गियर वाला जो डिमर होता था उसकी वायर टूट जाया करती थी, गियर वायर जो होती थी, तो वो पूरा स्पार्क होता था अंदर, तो उसको कवर हटा के रखते थे कि कवर हटाया, वायर खींच के निकाला, दूसरा वायर डाला। चलते शो में कोई मेन्स ऑफ नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, कि भाई वो डिमर अगले शो में तो अगले सीन में तो यूज करना है, अभी टूट गया तो चलो कोई बात नहीं। अब वो था। फिर वो लकड़ी का एक पीस रखना कि 4 से 6 डिमर एक साथ फेड आउट करने के लिए, तो वो समय था। और आज का समय है कि सिंगल फिंगर, कि आप एक फिंगर से बस टच कर रहे हैं, गो कर रहे हैं, और आपका पूरा प्ले चल रहा है, तो आपको फेड आउट फेड इन उतनी चिंता अब नहीं है। सो टाइम तो बहुत चेंज हुआ है, बट काम करने का तरीका जो पहले का था, जो एफर्ट्स और जो डिजाइन करते समय बंदा सोचता था, करता था, वो शायद अब थोड़ा सा मैकेनिकल हो गया है कि 4 शार्पी लगा दो, 6 शार्पी लगा दो। भाई शार्पी थिएटर में क्यों लगा दो? नहीं लगा दो, कोई बात नहीं, थोड़ा ग्लैमर आएगा, पर वो यूज है उसमें नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब हम रानी और पिंटू करते थे तो जो 2 लाइट 2 प्रोफाइल बचा के रखते थे कि उस सॉन्ग में ही ऑन होगी, तो जो पूरे 1 घंटे के प्ले में वो एक सॉन्ग जो 2 मिनट का होता था, वो जो इम्पैक्ट छोड़ता था, वो आज वो शार्पी पूरा 1 घंटा ऑन रख के या खूब सारा कलर डाल के वो इम्पैक्ट नहीं आता है। सो चीज़ें मैकेनिकल होती जा रही हैं थिएटर में भी। सो ठीक है, लाइफ के साथ सबको चेंजेस चाहिए, सब इंटरनेशनली देखते हैं इंटरनेशनली क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बट जितना मैंने देखा है इंटरनेशनली सब लोग सोबर होते जा रहे हैं, वो सब लोग उन सब चीज़ों से ऊब चुके हैं। अब वो वापस जेनरिक लाइट्स पे आ रहे हैं कि भाई बहुत लाइट घुमानी नहीं है, बहुत कलर्स यूज नहीं करने हैं, और जेनरिक लाइट्स चाहिए। और हम लोग अभी क्योंकि उनके पीछे चल रहे थे, तो अभी हम लोग खूब कलर्स, खूब मूविंग हेड्स और खूब गोबोज उस तरह से यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर मेरे को लगता है कि वही समय आएगा जो लाइट को मतलब समझ के करने वाला था, तो आएगा। उसके बगैर तो बात बनेगी नहीं। तस्सीम अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि गुलशन भाई को इस पटेल पर देखकर खुशी हुई, बहुत दिनों से इंतजार था गुलशन भाई का। थैंक यू जी। जी पंखी। सर, आपने थिएटर में लाइटिंग की है, इवेंट करते हैं आप, और डांस के शोज भी करते हैं, तो क्या क्या अंतर, मतलब डिफरेंसेस क्या क्या होता है कि मतलब थिएटर में जब लाइटिंग करते तो क्या ध्यान में रखना पड़ता है, या फिर इवेंट में जब होता है, या फिर डांस शो में क्या अंतर क्या होता है, वो थोड़ा सा सर बताइए। गुलशन भाई एक सेकंड और रुको, पंखी के क्वेश्चन को उत्तर से पहले संदीप दत्ता जी भी है, वो भी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। थैंक यू।
आपने पूछा तीनों फॉर्मेट में लाइटिंग करने का। मेरे को तीनों फॉर्मेट में लाइटिंग करने का मौका मिला है और काफ़ी मौका मिला है। तो थिएटर मेरा शुरू था। थिएटर में क्या है कि मेरे को एक स्क्रिप्ट मिलती है जिस पे सब चीज़ें लिखी होती हैं, क्लैरिटी होती है। अब शाम है, अब रात है, अब सुबह है, अब ये स्पॉट है, अब ये एरिया है, अब ये है। उसमें मेरे को एड ऑन्स करना होता है कि मैं क्या एंगल यूज करूंगा, क्या इंटेंसिटी यूज करूंगा, क्या कलर यूज करूंगा। बट बेसिक्स जो है थिएटर में तैयार मिल जाता है। और डांस में आपको म्यूजिक को समझना है कि भाई अब क्या चल रहा है। हमने डांसर से, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं है डांस का, म्यूजिक का, तो डांसर से फिर डिस्कस करना शुरू किया कि भाई अब क्या चल रहा है। अब नोट किया कि भाई अब ये चल रहा है, तो इस हिसाब से अब ये कलर यूज करना चाहिए, या ये पैटर्न यूज करना चाहिए, या ये एंगल यूज करना चाहिए। फिर गौतम दा ने मेरे को बहुत हेल्प किया डांस की लाइटिंग के लिए कि कैसे उनको ज़रूरत है लाइटिंग की और कैसी होना चाहिए। सो थिएटर में तो क्लैरिटी रहता है। डायरेक्टर ने बहुत बार नहीं टोकते, क्योंकि एक चीज़ पहले से क्लियर होती है कि भाई अब ये होने वाला है, और आपके पास डायलॉग्स होते हैं क्यूज के लिए। आपको पता होता है स्लो फेड इन जाना है, फास्ट फेड इन जाना है, या कैसे करना है। गिद्धाई जी होते तो बैठे बैठे कहते ताली बजवाऊं, तो हाँ बजवाओ। तो जो फेड आउट के टाइमिंग्स होते थे, तो उससे क्लैप आना ही आना है। अगर वो टाइम मिस हो गया तो वो क्लैप नहीं आएगा, वो क्लैप मिस है। तो थिएटर में तो लाइटिंग का जो फेड इन और फेड आउट का वो है, वो मायने रखता है, और बहुत मायने रखता है, और टाइमिंग का बड़ा वो रहता है, पर उसमें क्लियरिटी रहता है। बट डांस में आपको म्यूजिक को फॉलो करना होता है और म्यूजिक को समझना होता है, जो टाइम के साथ तो आ गया। शुरू में थोड़ा सा रहता था कि भाई कैसे उसको मैनेज करना है, फिर उसको मैनेज करना सिखाया गौतम दा ने। कैसे स्क्रिप्टिंग करना है उसको, कि भाई अगर आपको म्यूजिक नहीं आता है तो पूरा क्यू शीट कैसे बनेगा कि आप बिना म्यूजिक के भी उसको वैसे ही चला पाओ, कि आप क्यू कैसे वो करूं। इवेंट की लाइटिंग में जाएं तो न सर न पैर, कि आपको ग्लैमर तो पूरा दिखाना है, और कभी भी कुछ भी चेंज होगा उसके लिए तैयार रहना है। कि डांस जो आर्टिस्ट है वो कभी भी स्टेज के अप स्टेज जाएगा, कभी भी डाउन स्टेज जाएगा, और कभी भी ऑडियंस में आ जाएगा। और चीफ गेस्ट जो है वो कभी भी पोडियम पे बोल सकता है, कभी भी सेंटर में आ सकता है, कभी भी ऑडियंस के लिए कह सकता है, और कभी भी मतलब कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। आपको उसके लिए एक्टिव रहना होता है पूरा समय, कि भाई चेंजेस के लिए तैयार रहना होता है। आप प्री प्लान ये नहीं कर सकते कि भाई इवेंट में कि भाई अब मेरा गाना शुरू हुआ और मैं ऐसे ऐसे जैसे चलाऊंगा। तो उसका अलग मजा है, वो लाइव है, लाइफ है, कि भाई रिपीटेशन नहीं है। कोई चाहे भी कि रिपीट कर लूं मैं उस शो को, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। इवन थिएटर में आप कर सकते हैं कि भाई रिपीट शोज में सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, डांस में रिपीट शो में हर चीज़ रिपीट हो रही है, टाइमिंग्स और कलर्स और वो सब। बट इवेंट्स में आपको लाइव रहना पड़ता है, कि भाई आप देखो और करो वाला, कि इंस्टेंट आपका माइंड कहाँ जा रहा है। अगर आपने इंस्टेंट नहीं रिएक्ट किया तो सब गड़बड़ है। सो उसमें इंस्टेंट एकदम, थिएटर में भी इंस्टेंट है कि कभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, कभी बैक स्टेज चला गया, कभी एक स्पॉट में लेना था पर स्पॉट का तो बल्ब भी फ्यूज हो गया। सो आप कैसे मैनेज करेंगे। तो रहना तो एक्टिव तो हर जगह ही रहना पड़ता है। अगर आप बैक स्टेज पे हैं तो आपको एक्टिव तो तीनों टाइम रहना पड़ता है। बट जब एक बड़े स्केल पे आप काम कर रहे होते हैं, कैनवस बहुत बड़ा होता है, जब आप इवेंट कर रहे होते हैं, स्टेज साइज ही 80 फीट का 100 फीट का होता है, और तो उसको उस तरह से सोचना पड़ता है
कि लाइट कहाँ से चलेगी और कहाँ तक पहुंच पाएगी, ऑडियो कहाँ से चलेगा तो कहाँ तक पहुंच पाएगा। सो वो अलग चैलेंजेस हैं। तो तीनों तरह का काम करने का मौका मिला। जी, तस्लीम अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि मुझे देहरादून में एक बार गुलशन भाई के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। एक बार क्या, गुलशन भाई पूरे भारत में मतलब का काम करते हैं, और हाँ, आप क्या बहुत सारे लोगों ने गुलशन भाई के साथ काम किया होगा, नहीं किया होगा तो उनकी कंपनी से जुड़े होंगे, क्योंकि उनकी कंपनी पूरे भारत में काम करती है। बिल्कुल, बट तसीम जी के साथ काम करने का मौका तब मिला जब हम करना बंद कर दिया था। इवन मैंने लाइटिंग डिजाइन करना एक लिमिट के बाद बंद कर दिया था, क्योंकि हम कंपनी को थोड़ा सा पुश करना चाह रहे थे और टाइम देना चाह रहे थे। और होता यह था कि मैं जब लाइट डिजाइन के लिए बैठता था तो पीछे से कंपनी में सब चीजें स्लो हो जाती थी, तो अब मैं पूरा ध्यान नहीं दे पाता था लाइटिंग पे। मतलब इनफैक्ट कई दफ़ा क्यूज मिस करना या कई दफ़ा चीज़ें मिस करना वो होने लगा था। तो फिर मैंने धीरे धीरे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट में लाना शुरू किया कि भाई ठीक है, अब लाइटिंग मैंने 20 साल तक की। मैंने 92 में शुरू किया लाइटिंग करना, और 2010 आते आते फिर मेरे साथ ये होने लगा कि भाई अब टाइम जो है कंपनी को ज़्यादा चाहिए। तो रोज के काफ़ी सारे शोज, तो सबको पर्सनल अटेंशन चाहिए होती थी, तो सब चाहते थे शोज पे गुलशन पहुंचे। तो अगर मेरे कुछ शोज चल रहे हैं जहां हम इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, पर वहाँ राउंड लगाने जाना है और तो रेसल देखने नहीं जा सकते, तो या रेसल करने नहीं जा सकते, या एक स्टेज पे बैठ गए हम लाइटिंग करने तो फिर दूसरी जगह पे कैसे होगा। तो फिर 2010 कॉमनवेल्थ के बाद से धीरे धीरे मैंने लाइट करना कम कर दिया थिएटर में और डांस में। फिर सिर्फ इवेंट्स रह गए, क्योंकि इवेंट्स की लाइटिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था। सर आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी, पता नहीं कैसे। हाँ, टेक्निकल यही होता है कि जब अभी हम आराम से बैठे, किसी ने कुछ टच नहीं किया, किसी ने कोई कुछ नहीं किया, माइक म्यूट हो गया, और नहीं पता लगा तो गए। हाँ, लेकिन गुलशन भैया की बहुत अच्छी खासियत बात है कि जब ठीक है उनका सामान आता है, उनकी कंपनी है, लेकिन जब गुलशन भैया स्पेस पे पहुंचते हैं तो उनको हमेशा ही लगा रहता है ये ठीक है, गड़बड़ है, ना चाहते हुए। जैसे गुलशन भैया ने बोला, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं चुप रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चुप रह नहीं पाते, आएंगे बड़े मजे से बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, हम लोग बोले गुलशन भैया बता दो ना थोड़ा सा गड़बड़ कहाँ हो रहा है, अटक कहाँ रहे हैं। तो वो बताएंगे कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखो गोविंद भैया, आप हम आपको कह लेते हैं कि भाई ये चीज थोड़ी सी ऑडियंस को भी गड़बड़ लगेगी, मुझे लगी है तो। बट कई दफा ऐसे सामने ऐसे लोग भी होते हैं जो हमसे बहुत सीनियर होते हैं, और तब हमें अपने को संयमित रखना ही पड़ता है, और रखना भी चाहिए। और कई दफा जब शो खत्म होता है तब पता लगता है कि अच्छा, ये गलत भी उन्होंने इसलिए गलत किया था, जो मुझे गलत लग रहा है बट वो गलत नहीं था, वो उन्होंने इसलिए ऐसे किया था कि भाई इसका ये इफेक्ट आएगा, या ये मेरे को इस तरह यूज करना है, जो शुरू में हो सकता है कि मेरे को लग रहा था कि नहीं नहीं यार ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो अभी मतलब एक इवेंट, मैं अपने बचपन की बात करूंगा, अपने शुरुआती दिनों की। मिस्टर रॉयस्टन NSD से, तो इनके साथ एक स्कूल शो करने का मौका मिला, तो उन्होंने खूब सारी लाइटें स्टेज के नीचे रखवा दी। मतलब सब तो स्टेज के ऊपर लाइट कर रहे हैं, ऑडियंस स्टेज के ऊपर, आर्टिस्ट स्टेज के ऊपर है, तो उन्होंने खूब सारी लाइटें स्टेज के नीचे रखवाई और ऑडियंस की तरफ फेस करके रखवाई। ये क्या भाई, ये नया तरीका क्या है, क्यों है, कैसे है कि भाई
स्टेज के नीचे हमने इतनी सारी लाइटें पहले तो कभी नहीं रखी थी। तो जब रिहर्सल हुई तब भी इतना कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जिस दिन शो हुआ उस दिन जब उन्होंने उन लाइट्स को यूज किया स्मोक के साथ, उन जो नीचे रखी हैलोजन्स थी सिर्फ उनको यूज किया, तो मतलब 1 सेकंड के लिए ऐसे लगा कि ये सिर्फ पूरा स्टेज है, पूरा उड़ के स्पेस में जा रहा है। उनको स्पेस शटल की तरह उन्होंने स्टेज को यूज किया और मतलब एज ए फायर यूज किया उन्होंने स्टेज के नीचे रखी लाइट्स को और स्मोक के साथ, और पूरा का पूरा स्पेस शटल, पूरा स्टेज जो है उड़ के ऊपर जा रहा है। मतलब इतना इतना वो था कि भाई जो चीज हमें शुरू में नहीं लग रही थी सही कि यार ये क्या, क्यों हम इतनी सारी लाइटें स्टेज के नीचे डाल रहे हैं, बट जब वो यूज हुआ तो मतलब ऐसा इफेक्ट मैंने पहली बार देखा था और उसके बाद कभी नहीं देखा। 30 साल हो गए मेरे को। तो पूरा स्टेज जो है मतलब यूं ऊपर जाता हुआ दिखता था। स्टेज वही है बट हमारे को ऐसा लगता था कि वो स्टेज गया आसमान में। और रॉयस्टन सर ने जैसे उन लाइटों को यूज किया, मतलब इतना वो था कि आज तक याद है। अरे संदीप दत्ता जी बोल रहे हैं कि ही इज वेरी कूल पर्सन एट अ साइड, दैट्स हिज बेस्ट पार्ट। वो तो है सर, कूल रहना मेरी है और आदत भी है, क्योंकि शुरू से पिताजी के सभी जानकार, मेरे चाचा ताया सब मेरे से काम कराते थे। तो जब मैं उनके पास जाता था काम करने सीखने, तो कूल रहना मेरी आदत थी, क्योंकि सब वैसे उम्र में इतने बड़े थे, एक्सपीरियंस में इतने बड़े थे और सबसे सीखने का मौका मिला, तो आदत शुरू से ही बनी, तो फिर वो रही हमेशा। सो कई दफ़ा होता था कि भाई कुछ चीज़ नहीं भी अच्छी लगती थी तो चुप कर जाता, मतलब बाद में लगता था कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। एक मतलब हमारे बड़े हैं पिताजी के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो उनके साथ हम काम किया करते थे। तो एक शो में उन्होंने कहा कि 9 बजे ऑडिटोरियम मिलेगा पर तेरे को 7 बजे आना है, मैं ऑडिटोरियम खुलवा लूंगा, तू चिंता मत कर, तो तू 7 बजे आ जाइयो। अब हमने स्टाफ को बोला, सब 7 बजे वहाँ हो गए और ऑडिटोरियम में मेरी बात हुई तो सब जानकार थे, तो बात हुई कि उन्होंने कहा नहीं 9 बजे से हम 10 मिनट पहले भी नहीं खोल सकते, आजकल बहुत वो चल रहा है, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, तो हम 9 बजे ही खोलेंगे। तो मैं वहाँ शायद 8 बजे पहुँचा, शायद नहीं पक्का 8 बजे पहुँचा। तो आप बाहर खड़े थे सामान के साथ, तो घड़ी देख के ये क्या टाइम है सर, 8 बज गए हैं बट 9 बजे से पहले ऑडिटोरियम नहीं खुलने वाला है। नहीं मैंने तो 7 बजे तेरे को बुलाया था ना, तुम अब थोड़ा सा बड़े हो गए हो, तो अब आप मुझे लगता है कि अब ना हम ये लास्ट शो करेंगे। सर अभी ऑडिटोरियम नहीं खुला है, 1 घंटे बाद खुलेगा, फिर हम सामान अंदर लेके जाएंगे, लगाएंगे और आराम से करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब तुम ना टाइम के पंचुअल नहीं रहे हो। तो मैं ठीक है सर, आज का शो तो करने दो, आगे हम करेंगे नहीं करेंगे बट आज का शो तो करने दो भाई। आज तो 8 बजे आ गया हो, 9 बजे ऑडिटोरियम मिलेगा, आज का शो तो करने दो। अब नहीं मैं ना कर लूंगा मैनेज, तुम ना जाओ। तो मेरे लिए मतलब वो बड़ों का जो टाइट करने का तरीका था कि भाई इसको एक बार टाइट करना ही करना है, नहीं तो ये 7 की 8 करने लगा है तो 8 की 9 ना करने लगे। सो बड़ा मन वो करके मनाया, शो किया कि भाई शो तो होना है। तो उस दिन हम जब बाहर निकले तो वो पेजर वाली घटना हुई कि शेखर वैष्णवी जी का मैसेज आया कि आप आ जाओ, एक शो करना है। तो वहाँ गए, वहाँ शो किया, जिसमें फिर वही स्थिति थी कि उतना सामान नहीं था,
जितना ज़रूरत था। फिर सबसे मदद ले करके तो वो शुरुआत जो समय था जिसमें चीज़ों को जोड़ना, अच्छी चीज़ों को जोड़ना, क्योंकि सब लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो हर चीज़ पे मेरे को चाहते थे कि मैं सही रहूं। अशोक सागर भगत जी, जिनके साथ मैंने पहला थिएटर मतलब चिल्ड्रन वर्कशॉप किया, तो थिएटर से मेरा वो हुआ, तो उनका हमेशा मेरे पे वो रहा। उन्होंने हमेशा मेरे को क्रिटिसाइज कर किया, जो मेरे लिए हमेशा अच्छा रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तेरे को अच्छा है बोल के नहीं चला सकता, मैं तेरी कमियां तो गिनवाऊंगा ही गिनवाऊंगा और सबके बीच में गिनवाऊंगा। तो मेरे को बड़ा एक अच्छा वो फील होता था। सब बुरा भी मान सकते थे, मैं भी मान सकता था, बट मेरे को एक अच्छा वो होता था कि अगर मैंने एक लाइट डेवलप की और उन्होंने उसमें 4 चीज़ों की कमियां निकाल के बताई, तो मेरी ये होती थी कि चल उस दिन तो एनएसडी ने नहीं खरीदा मेरे से कि भाई ये लाइट रिजेक्ट हुई, बट मैं उसको उस एक हफ्ते में 10 दिन में उसको वो 4 चीज़ें खत्म करके जाके उनको दिखाता था कि भाई अब देखो सर, और बताओ क्या करना है, क्योंकि मैं बेचना मेरे लिए कोई मायने नहीं रख रहा है। और एनएसडी मेरे से परचेज नहीं भी करना चाहता था, क्योंकि फादर वहाँ पे लाइटिंग डिपार्टमेंट में थे। तो मेरा वहाँ पे कुछ भी सामान देना या मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन होना, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था। तो हम एनएसडी से थोड़ा दूर रहे कि चीज़ें डेवलप करते थे, बट एक बार जाके दिखाते थे कि भाई एग्जैक्ट तो वहीं पे पता लगेगा कि भाई हम कितने पानी में हैं। तो उस समय जेनरिक लाइटिंग का टाइम था, प्लानो कॉन्वेक्स, फ्रेस्नेल, प्रोफाइल, ये सब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे अपने डिज़ाइन से। आज तो समय इंटरनेशनल हो गया है कि भाई ऑर्डर करो और रिसीव करो और यूज़ करो। तो उस समय हम डिज़ाइन किया करते थे अपनी इस्तेमाल के लिए अपनी लाइट्स। मॉडर्न की लाइट का अलग तरीका होता था, धवन साहब की लाइट का अलग तरीका होता था, हमारी लाइट का अलग होता था। बाकी और बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अलग अलग तरह की लाइट्स खुद डेवलप किया करते थे, प्लानो कॉन्वेक्स में भी और फ्रेस्नेल में भी। और हम जब वहाँ दिखाने जाते थे तो भगत जी कहते थे बेटा देखो ये प्रॉब्लम है। तो हमें जो उससे जो सीख मिलती थी, शायद दूसरा कोई फादर साहब के पिताजी के उसमें इन्फ्लुएंस में कह भी दे कि अच्छी बनी है, बहुत अच्छा है, पर वो जो क्रिटिसाइज कर देते थे तो फिर ये होता था कि नहीं अब मेरे को ये ठीक करना है कि भाई अगर मैंने एक डिमर डेवलप किया है और वो डिमर 0 की बजाय 5% पे ऑन हो रहा है, तो अगर बाकी किसी को नहीं भी पता लग रहा है और उनको पता लग रहा है तो वो कहते थे गड़बड़ है, और हम उसको लग जाते थे कि कैसे ये सही होगा। तो उनका मेरे पे काफ़ी वो रहा है कि अगर वो मेरे को नहीं टोकते तो मैं आज ऐसा नहीं होता। और शायद मैं उस समय अगर शुरू हो जाता कट शॉट में, तो आज भी कट शॉट ही कर रहे होते हम। तो शायद जो हमारी आदत बनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करने की या क्वालिटी प्रोडक्ट्स को चूज करने की, वो वहाँ से बनी। तो लाइफ में ऐसे मित्र, ऐसे गुरुजन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको सही रास्ता दिखा सकें, क्रिटिसाइज कर सकें। मतलब अगर उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया तो वो शायद गलत है, और अगर उन्होंने किया तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो चाह रहे थे कि मैं सही हो जाऊं। तो अगर वो नहीं लगाते थप्पड़ तो शायद मैं सीधा नहीं होता। तो इसलिए मैं भगत जी का तो बहुत ही वो हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत सीधा रास्ता दिखाया। हर जगह मेरे को गार्जियन की तरह रहे कि उन्होंने कि ये गलत हो रहा है, इसको कैसे ठीक करेंगे जिस भी उसमें। बाकी सब लोगों ने भी बहुत वो किया। शेखर वैष्णवी जी ने इतना मेरे पे बिलीव किया कि जब हमें दिल्ली डेज इन मॉस्को के लिए इवेंट डिसाइड हो रहा था, तो इंटरनेशनली मेरा कोई वो था नहीं उस समय, कभी भी गया नहीं था या
इंटरनेशनली कभी ट्रैवल नहीं किया था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तेरे को करना तो है, तो जाना तो है रशिया। तो हम रशिया गए, मॉस्को गए, वहाँ जाके नई चीज़ें देखी, नया तरीका देखा, नई चीज़ें सीखी। पर उस इवेंट में क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लाइट डिज़ाइनर्स और बहुत सारे सीनियर्स थे, गौतम दास थे, अरुण धवन जी थे, हमारे अवतार सानी जी थे, सो मेरे को कहीं भी ऐसा डर सा नहीं हुआ क्योंकि सब लोग मेरे अपने लोग थे और मेरे साथ खड़े हुए थे कि भाई अगर कहीं ये कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये संभालने वाले लोग हैं मेरे पास। तो इस तरह से मेरे को एक्सपीरियंस मिलते चले गए। फिर रशिया मॉस्को डेज इन दिल्ली किया, फिर उसके बाद दिल्ली डेज इन मॉस्को 2 बार किया, उसको फिर हैंडल किया। तो इस तरह से सब लोगों ने बहुत बहुत हेल्प की। सो तो धीरे धीरे हम लोग करने लगे। जी सर, मैं वही आपको पूछने वाली थी कि विदेश के और यहाँ के जो मतलब आप यहाँ पे जब लाइट करते हैं और जब विदेश में इक्विपमेंट्स बहुत अलग होते हैं या फिर वो टेक्निकली भी थोड़ा सा डेवलप होते हैं वहाँ पे, तो वही मैं पूछना चाहा था कि यहाँ का और वहाँ का कैसा, मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है या फिर अच्छा लगता है, कि वो एक्सपीरियंस के बारे में मैं पूछने वाली थी। और साथ साथ में गुलशन भैया, संदीप दत्ता जी भी बोल रहे हैं कि यस, मॉस्को माय फर्स्ट इंटरनेशनल टूर वाज विद गुलशन भाई, है ना? हम दोनों साथ में गए जी। अच्छा, दोनों का ही पहला टूर जी जी। इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा गुलशन, एक चीज और है साथ में जो पॉन्की ने पूछा है कि जो नए इक्विपमेंट आते हैं तो हमेशा, क्योंकि आजकल डे बाय डे नई चीजें आ रही हैं, तो उसके लिए कैसे सर्च करते हैं, क्या चीजें हैं कि जिससे हम अपडेट होते रहें, उसके लिए अपडेटिंग कैसे करते हैं, है ना? मैंने सुना है कि जैसे शायद कहीं विदेश में हब जैसा कुछ लगता है जहां आप कई बार गए हैं शायद, जहां लाइट्स के, मैं चाहूंगा वो एक्सपीरियंस भी आप शेयर करें कि उस किस तरह का हब होता है, कैसा होता है, साथ में जो पॉन्की ने पूछा है। हाँ, कि इंटरनेशनल ट्रैवल करके जब हम काम करते हैं, गोविंदा भी करते रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस उतना नहीं है, मेरा ट्रैवल इंटरनेशनली उतना नहीं है, 1 या 2 बार 3 बार बस उतना ही है। सो बट मेरा जो एक्सपीरियंस वहाँ का और यहाँ का जो रहा है वो ये है कि अगर आप वहाँ प्लान नहीं है तो आपको दुखी होना पड़ता है कि अगर प्लान नहीं है तो। आप यहाँ पे कमानी में गए कि भाई मेरे को ना ये लाइट यहाँ डालनी है, और रेसल में आपको लगा नहीं नहीं ये लाइट ना यहाँ नहीं यहाँ होनी चाहिए, तो आप रेसल और शो के बीच के दौरान रिक्वेस्ट करके चेंज करा सकते हैं। बट आप इंटरनेशनली ट्रैवल जब करते हैं तब आप नहीं करा सकते, तब आपने जो प्लान कर दिया वो कर दिया, क्योंकि जिसने इंस्टॉल किया वो तो अपने घर पहुंच चुका तब तक, और जिसने प्रोग्राम किया वो कहता भाई मैं तो लाइट को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं तो सिर्फ प्रोग्राम करूंगा। सो अगर आप प्लान नहीं है तो इंटरनेशनली आपको दुखी होना पड़ता है। इंडिया में अभी थोड़ा सा ह्यूमन है, वो कहते हैं कि अगर ये प्लान नहीं है तो कोई बात नहीं, शो अच्छा होना चाहिए, तो वो चेंज करने के लिए रेडी रहते हैं। जबकि इंटरनेशनली आपको थोड़ा सा प्लान पहले से ही होना पड़ता है, तो ये मेजर फर्क है। इक्विपमेंट तो आज की डेट में जो वहाँ यूज़ हो रहे हैं वो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, यहाँ और अच्छे यूज़ हो रहे हैं। हम लोग आज की डेट में लाइटिंग में किसी से कम नहीं है, मतलब इक्विपमेंट वाइज अगर हमें ग्रैंड एम ए यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो शायद बहुत सी जगह में ग्रैंड एम ए अभी नहीं पहुँचा है। सो ऐसा नहीं है कि बाहर कोई बहुत अच्छा इक्विपमेंट मिल जाता है जो यहाँ नहीं मिलता है, बट फर्क सिर्फ ये इतना ही है कि वहाँ वो सब चाहते हैं कि हम प्लान होके आए, हम प्लानिंग के साथ काम करें। जो इंडिया में हम लोग कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, देख लेंगे कर लेंगे। सो वो एटीट्यूड अभी थोड़ा चेंज होना बाकी है कि भाई हमें पहले से प्लानिंग करना और वो सब करना। इनफैक्ट एनएसडी की ट्रेनिंग का ये मेजर पार्ट है कि प्लानिंग। सो
एक उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की और फ्रीलांसर्स के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि भाई प्लान पहले से आ जाए तो बंदा टाइमली रेडी हो जाए और उस तरह से रेडी हो जाए। सो ये थोड़ा सा फर्क तो है इंटरनेशनली और हमारे यहाँ नेशनल में। कमी नहीं, आज की डेट में कोई कमी नहीं है इक्विपमेंट को लेके, और टैलेंट को लेके तो बिल्कुल कोई कमी नहीं है। बाकी रही बात ट्रेनिंग की, तो हमारे यहाँ फेयर साल में 2 बार फेयर होता है, एक बार दिल्ली में, एक बार मुंबई में। जो नया इक्विपमेंट कोई भी वर्ल्ड में लॉन्च होता है वो उस फेयर में मिलता है देखने को। आप उस फेयर में आए, उस इक्विपमेंट के साथ हैंड्स ऑन करें, उस इक्विपमेंट को यूज करें और उस इक्विपमेंट के बारे में पूरी बात जानें। ये चीज़ मुंबई में और दिल्ली में 2 जगह पे एक बार फेयर होता है, पाम एक्सपो करके मुंबई में और डीजे एक्सपो करके दिल्ली में, प्रगति मैदान में। तो इसमें जितने भी लाइट डिज़ाइनर्स हैं, जितने भी ऑडियो एक्सपर्ट्स हैं, वो सब लोग पहुंचते हैं नई चीज़ें देखने के लिए, नई चीज़ें समझने के लिए। फिर कंपनीज जो हैं वो वर्कशॉप्स करती हैं। अभी तो कोविड का टाइम है तो सब ऑनलाइन कर रहे हैं, नहीं तो उससे पहले 1-to-1 होता था। तो अब शायद कम लोग ज्वाइन कर पाते थे कि अगर बॉम्बे में हो रहा है तो दिल्ली से बॉम्बे ट्रैवल करना, वहाँ रहना, वर्कशॉप अटेंड करना कई दफ़ा नहीं हो पाता था। बट आज इस कोविड ने जो अच्छी चीज़ की है वो ये है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब हम आप बात कर रहे हैं ऑनलाइन, शायद गोविंदा से हम बात किए हुए, मिलके बैठे हुए बरसों हो गए कि भाई। सो वो चीज़ें जो अच्छी हुई हैं इस कोविड के टाइम में वो ये है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग। आज सभी कंपनियां अपनी वर्कशॉप्स कर रही हैं, जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग, जो पहले इक्विपमेंट चल रहे हैं उनकी ट्रेनिंग्स, क्वेश्चन आंसरिंग, सब चीज़ें। और यूट्यूब ने, गूगल ने ऐसा माहौल बना दिया कि इंटरनेशनली भी अगर आप ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं किसी से तो वो भी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अभी जैसे हमारे पास एक नया कंसोल बोर्ड आया लाइटिंग के लिए, और हम आज तक सिर्फ उसको एज ए लाइट कंसोल यूज कर रहे थे लाइटिंग के लिए। फिर पता लगा नहीं यार, इससे तो हम और बहुत चीज़ें कर सकते हैं। फिर उससे हमने पिक्सल मैपिंग, लेज़र ऑपरेशन, ऑडियो ऑपरेट करना और लाइट एंड साउंड शो करना, मतलब एक ही कंसोल से हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। मतलब इस टाइम ने जो हमें 1-1.5 साल का समय मिला उसकी ट्रेनिंग में जाना, जो चीज़ हम अपनी भाग दौड़ में नहीं जान पा रहे थे, क्योंकि हमने एक कंसोल मंगा लिया, उसको यूज़ कर लिया जितनी हमारी ज़रूरत है और उस ब्रैकेट में ही उसको रखा। पर जब अब 1-1.5 साल मिला कोविड के टाइम में खाली समय, और हमने उस पर रिसर्च करनी शुरू की, उसके बारे में जानना शुरू किया, तो पता लगा कि नहीं इसका तो ये भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है, और इसको हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में बिल्कुल अभी इस समय यूट्यूब, गूगल और वर्कशॉप्स जो कंपनीज कर रही हैं उससे बहुत फायदा है। अभी धीरे धीरे कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी आ रहे हैं जो लाइट डिजाइनिंग के लिए कोर्सेज करा रहे हैं, क्योंकि सब लोग बीएनए नहीं जा पाते, सब लोग एनएसडी नहीं जा पाते अब, तो इसलिए वो थोड़ा धीरे धीरे वैसा भी शुरू हो रहा है। अरे आपने लॉकडाउन की बात की, तो मीता जी का एक प्रश्न है कि लॉकडाउन में अपने समय कैसे बिताया, और अभी ओपन होने की संभावना है तो कैसे होगा, मतलब जो थिएटर खुलने की संभावना, आपका क्या ख्याल है उस पर? देखिए, लॉकडाउन का पहले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तो हंसी खुशी में निकल गए कि आज
घर में ये बनेगा, आज घर में वो बनेगा, आज ये ट्राई होगा, आज वो ट्राई होगा। जब सब ट्राई हो गया और पता लग गया कि नहीं नहीं अब ये 2-3 महीने की बात नहीं है, तो फिर बेटे के साथ एक दिन बैठा था, बोर हो रहा था, तो उसने कहा पापा आप ट्रेनिंग क्यों नहीं शुरू करते वापस, जो चीज़ें आपकी छूटी हैं। मैं कहा बेटा अकेले मैं बैठता हूँ तो अब क्योंकि जो चीज़ छूट गई पिछले 5-7 साल में, वो अब दोबारा पिक करने में थोड़ा टाइम लगता है। उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ बैठता हूँ, आप करो। फिर लैपटॉप खोला, ग्रैंड एमए कंसोल की ट्रेनिंग शुरू की। इंटरनेशनली ट्रेनिंग है, एक ऑनलाइन ट्रेनिंग है ग्रैंड एमए की, कोई भी कर सकता है, और पूरा प्रोग्राम है जिसमें आप ग्रैंड एमए कंसोल चलाना सीखते हैं। सो वो ट्रेनिंग शुरू की, तो अब आदत तो इक्विपमेंट के साथ खेलने की है, तो लैपटॉप पे उतना इंटरेस्ट नहीं आया, सो कंसोल मंगाया घर पे, और फिर उसकी पूरी ट्रेनिंग की 6 महीने लगा के, तो अच्छा समय निकला। फिर जब और बढ़ने लगी चीज़ें, तो फिर और ट्रेनिंग्स, और चीज़ों की ट्रेनिंग, और चीज़ों की नॉलेज, तो इसमें बड़ा अच्छे से समय निकला। और मेरे लिए बहुत अच्छा समय निकला कि हमने जो चीज़ें मिस कर दी थी भागा दौड़ी में, कि आज वहाँ इक्विपमेंट नहीं पहुँचा, वहाँ पहुँचना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ स्टाफ पहुँचना है, आज यहाँ इक्विपमेंट पहुँचना है, कैसे होगा, ये इक्विपमेंट कम है, वो इक्विपमेंट अरेंज करना है। उस जो भागा दौड़ी का समय था, उसमें जब ये एक ब्रेक मिला, तो फिर वापस वही ट्रेनिंग का सेशन शुरू हुआ कि वापस रिफ्रेश कोर्स, जो गैप आया था, सो फिर रिफ्रेश कोर्स चालू हुआ, ऑडियो में भी, लाइटिंग में भी। तो नए नए बोर्ड्स आ गए हैं, ऑडियो में भी उनके नए नए फंक्शंस और नई नई चीज़ें, तो वो करना शुरू किया। अब लॉकडाउन खुलने की स्थिति आ गई है, सो उन सब चीज़ों को खुद यूज़ करने का मौका मिलेगा। और अब जो समय है, क्योंकि अब स्लो स्टार्ट है, तो मैं चाहूँगा कि दोबारा फिर अपने को वो 30 साल पहले वाला, बाल सफ़ेद हो गए हैं बट 30 साल पहले वाला गुलशन बनना चाहूँगा। फिर कोई मौका देगा कि मेरे प्ले की लाइट करो, सो अब उस इंतज़ार में हैं। जी सर, आपने जैसे कि बताया कि हर कोई एनएसडी नहीं जा सकते या फिर बीएनए नहीं जा सकते, लेकिन जो स्टूडेंट को सिर्फ लाइट में इंटरेस्ट हो, वो लाइटिंग में मतलब लाइट डिजाइन सीखना चाहे या फिर लाइटिंग सीखना चाहे, तो ऐसे कोई इंस्टीट्यूट है या फिर कोर्स कुछ ऐसा है, तो उस बारे में थोड़ा बताइए सर। देखिए, इंडिया के अंदर 4 या 5 तो इंस्टीट्यूट हैं जो लाइट डिज़ाइन पे करते हैं। सुरेश भारद्वाज जी भी एक इंस्टीट्यूट के साथ लाइट डिज़ाइन के लिए कोर्स कराते हैं, और बाकी लोग भी हैं जो कर रहे हैं लाइट डिज़ाइन के लिए कोर्स। बट मेरा ये मानना है कि लाइट डिज़ाइन के लिए सिर्फ कोर्स से काम नहीं चलेगा, चाहे कुछ भी हो, हैंड्स ऑन तो करना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसे बहुत सारे लाइट डिज़ाइनर्स को जानता हूँ जिन्होंने कोर्स तो नहीं किया है, बट किसी ना किसी लाइट डिज़ाइनर के साथ काम करके और एक्सपीरियंस ले लेके आज बहुत अच्छे से लाइटिंग कर रहे हैं, और बहुत मतलब नाम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग भी कर रहे हैं। सर इनफैक्ट हमारे संदीप जी हैं, मिलन जी हैं, वही है ना, संदीप जी हैं, मिलन जी हैं, और दिव्यांग करके एक स्टूडेंट है जो राघव जी के साथ कर रहा है, बहुत अच्छी से लाइटिंग करता है थिएटर के लिए। सो ऐसे बहुत सारे आज की डेट में लाइट डिजाइनर्स हैं जिन्होंने किसी बड़े इंस्टीट्यूट से तो नहीं किया है, बट एक्सपीरियंस लेके और किसी अच्छे लाइट डिजाइनर्स के साथ काम करते करते सीख के आज बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत नाम कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एनएसडी के लिए ही
ट्राई करते रहें और ये कहें कि नहीं नहीं मेरा तो NSD नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, ये हो रहा है। सो वैसा हुआ है। पर ठीक है, NSD 3 साल करने का मतलब एक आप क्या कहूँ कि जिसको हीरा तराश दिया जाता है ना, कि हीरा तो कहीं भी मिल जाएगा, पर तराशने के लिए जो वो चाहिए, पेशेंस चाहिए, वो 3 साल लगा के ही मिलते हैं। पर ठीक है, सबको मौका नहीं लगता है, सारे हीरे तराशे नहीं जाते हैं। तो अगर वो NSD सिर्फ 20 लोगों को किया करता था, तराशता था साल में, पर अब तो शायद बढ़ गया है, अलग अलग उनके सेंटर्स खुल गए हैं अलग अलग जगह, तो ज़्यादा लोग NSD के नाम से और NSD के करिकुलम के साथ जुड़ रहे हैं। बट पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले तो आपको 20 लोगों में आना होता था, तो 20 लोगों में कितने लोग आ पाते थे? और ठीक है, वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई तराशा नहीं जाता, वहाँ तराशा तो जाता है, क्योंकि जब आप 3 साल तक एक ही चीज़ पे मंथन कर रहे हैं, आपका ध्यान इधर नहीं उधर नहीं, एक ही चीज़ पे मंथन कर रहे हैं, और तराशा तो जाता है। तो लाइट, अगर मैंने बताया रॉयसन सर का कि वो ये जो एक उन्होंने इफेक्ट यूज़ किया और मेरे को आज तक नहीं भूला वो, सो उस तरह से वो एक वो तो रहता ही है। बट ठीक है, बाकी बाहर लोग काम कर रहे हैं अच्छे से सब लोग, और चीज़ें बढ़ रही मुझे एक चीज बताइए, मतलब बैक स्टेज में फीमेल का योगदान बड़ा कम होता है, मतलब जी आप देखिए ज्यादा। हाँ, तो वो क्यों है? मतलब आप मुझसे भी मतलब क्वेश्चन पूछा मेरे स्टूडेंट ने कि फीमेल लाइट डिजाइनर्स के नाम बताइए, तो मैं भी सोचता रहा कुछ को तो मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को नहीं जानता, है ना? तो ऐसा क्यों है कि वो नहीं है? आप तो बहुतों को जानते होंगे, आपने तो जी। लाइट डिजाइनिंग में आप जानते ही हैं, काफ़ी फीमेल्स आई हैं और काम कर रही हैं, और कईयों ने काम करना बंद भी किया है। बट क्यों नहीं आते हैं, ये कारण तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हाँ, लेट नाइट, ओवरनाइट, ये सब चीज़ें एक बाधा हो सकती हैं, बट आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल नहीं कर सकती हैं, मेल कर सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा था, क्योंकि हार्ड वर्क था पहले, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लाइट डिज़ाइनर्स को, लाइट ऑपरेटर्स को फिजिकल बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। तो मे बी तब उस समय फीमेल्स थोड़ा सा शायद ना उस तरह से आ पाए या नहीं हो पाए। बट आज की डेट में तो ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में तो अगर हम एक लाइट कंसोल लेके लाइटिंग कर रहे हैं, उतना आजकल नहीं है। और ऐसा कुछ आजकल वो भी समय नहीं रहा है कि लेट नाइट हो रहा है, ओवरनाइट हो रहा है, वो समय अब चला गया है। तो अब धीरे धीरे सब लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेल्स के लिए ही ये काम है या फीमेल्स के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत सब लोग अच्छे से कर रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। ऑडियो में मिक्सिंग के लिए फीमेल साउंड इंजीनियर्स बहुत हैं जो कर रहे हैं अच्छे से, और सब तरफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि फीमेल्स कम है। ठीक है, परसेंटेज कम है, बट हैं, ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए नहीं है ये फील्ड, या ये फील्ड में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में तो। जी सर। और आपने तो सर शुरू में एक एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि साउंड में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो कैसे हैंडल किया, लेकिन ऐसे लाइट में भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपका हो तो वो जानना चाहेंगे कि सब कुछ रेडी है, लेकिन शो शुरू होने वाला है, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो अभी आप कैसे, मतलब किसी को पता ना चले तो कैसे वो आप चलाकर, मतलब शो को तो करना ही है टाइम पे, तो कैसे हैंडल करेंगे? या फिर शो के बीच में ही ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे हैंडल करना चाहिए उस चीज को? अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर 2 अक्टूबर कनॉट पे सेंट्रल पार्क में इवेंट था,
एक बड़े आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले थे। एक दिन पहले लाइटिंग हुआ, सब ओके हुआ, सब चीज हुआ। अर्ली मॉर्निंग तेज बारिश ओपन एयर में, और शाम को शो होना है। बारिश, सारी लाइट्स भीग गई। ऑडियो चलिए तरपाल डाल दिया, कुछ कवर कर लिया, कुछ मैनेज किया, बट लाइट्स तो जो ट्रस पे लगी हुई है उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो सब लाइटें भीग गई। शाम को 4 बजे करीब बारिश बंद हुई, सब चीज़ें धीरे धीरे ग्लोर लगना शुरू हुआ, और बहुत सारी लाइट्स जो हैं डैमेज हो गई बारिश की वजह से। अब लाइट डिज़ाइनर इतने अच्छे थे और इतने कूल थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो, मुझे बताओ कौन कौन सी लाइट अभी वर्किंग में है। हमने बताया सर इस तरफ लेफ्ट साइड में 3 लाइट थी, वो 2 जल रही हैं, इस साइड में 1 ही जल रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 2 इधर की बंद हुई है ना, 1 इधर की और बंद कर दो, मैं सिर्फ 2 ही लाइट यूज करूंगा, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ सिमेट्री देखनी है। अगर 2 एक तरफ से जलेंगी और 1 एक तरफ से जलेगी तो ऑडियंस के लिए वो खराब है, बट अगर दोनों तरफ से 1 एक जलेंगी तो ऑडियंस को कोई नहीं पता कि हमने 3-3 लगाई हैं या 1 एक लगाई है। तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है कि अगर मेरे को पता है कि मेरी पास ये कमी है आज, तो मैं अपने को कुछ और डाउन करके उस कमी को कैसे जीरो करूंगा। तो अगर मेरी एक लाइट बंद हो गई है तो मैं दूसरी साइड की एक लाइट और ऑफ करके, ना कि इस बात पे झगड़ा करता रहूं कि भाई वो लाइट ऑन करो, वो लाइट ऑन करो। उन्हें भी पता है कि बारिश हुई है, पूरी लाइटें बिक गई हैं, अब 4 बज चुके हैं, 6 बजे शो होना है। अगर इस समय लाइट चेंज करने भी कोई ऊपर चढ़ा तो और नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से, मतलब अगर हमारी 16 लाइट लगी हैं, 3 लाइट नहीं आ रही हैं तो 3 लाइट और ऑफ करके 10 लाइट में एक सिमेट्रिक बना के उसको दोबारा से प्रोग्रामिंग करके उसी समय, और अच्छे से शो किया। और शो के बाद ऐसा कतई नहीं लगा कि भाई हमारी 3 लाइट खराब हो गई थी, क्योंकि उन्होंने दूसरी साइड की 3 लाइट और ऑफ करा दी थी। तो ऑडियंस को तो सिमेट्री देखनी है, तो इवेंट्स में तो ये होता है। अब बात आई थिएटर की। तो थिएटर में हम लोग जो मैनेज करते रहे हैं वो यही है कि अगर स्पॉट नहीं आ रहा है तो एरिया दे दो, आर्टिस्ट स्पॉट से निकल के बाहर चला गया है तो एरिया दे दो, अब एरिया भी नहीं बन रहा है तो क्रॉस दे दो, क्रॉस भी नहीं हो रहा है तो जर्नल ऑन कर दो। तो एक के बाद एक वो तो रखना ही होता है। हाँ, अगर मेरी मनोस्थिति ही गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं हो सकता है। मैंने थिएटर की लाइटिंग जब छोड़ी तो एक मित्र का शो खराब हुआ, तो उस दिन से मैंने बंद किया कि मैं क्यूज मिस कर रहा था और लगातार मिस कर रहा था। तो उन्होंने, उसके बाद मैंने नहीं की कि मैं अब लाइट डिज़ाइन तभी करूँगा जब मैं अपने उससे फ्री हो जाऊँगा, कंपनी से मैं फ्री हो जाऊँगा, तब दोबारा से रिफ्रेश कोर्स करूँगा और लाइटिंग करूँगा। सो अब ये वो समय है जब मैंने रिफ्रेश कोर्स किया है और मैं अब कंपनी से फ्री हूँ, क्योंकि अब मेरा स्टाफ नहीं चाहता कि मैं कंपनी में आऊँ, और ना वो चाहते हैं कि अब मैं शो पे पहुँचूँ। तो भगवान की कृपा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कोविड ने वो समय दिया कि जिसमें रिफ्रेश कोर्स कर पाया, और अब मैं अपने पुराने जो मेरे वो थे उन सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ कि भाई अब कुछ दोबारा स्टेज पे करने को दो। तो ऐसा है। लोगों को लगता है ना कि लाइट बड़ा आसान है, बड़ा इजी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई लाइट में 2 खूबसूरती है। एक तो हम जितना भी दिख रहे हैं वो लाइट की वजह से दिख रहे हैं, दूसरा थोड़ा सा कठिन काम है, बहुत कंसंट्रेशन की डिमांड करता है, मतलब बहुत बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की डिमांड करता है। क्योंकि जब मैं लाइट करता हूँ तो कभी कभी मेरे यहाँ की नसें जो है दर्द होने लगती है, जब आप उस इंटेंसिटी के साथ काम करते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ वो प्ले चल रहा है या वो डांस चल रहा है या जो भी परफॉर्मेंस आप कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में भी वो इंटेंसिटी आती है। लोगों को लगता है कि नहीं लाइट वाला या सेट वाला क्या कर रहा है भाई, लेकिन उनको ये नहीं पता वो एक लाइट अगर वो गड़बड़ कर देगा तो जो आपने बोला कि गड़बड़ करने में कितना दुख होता है, कितना प्रॉब्लम होती है,
अभी कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, किसी ने बोला गोविंद मेरा वो शो खराब ना हो, तो मैंने कहा कि मैं शो खराब करने क्यों आऊंगा, और क्या मैं शो खराब करूंगा तो आप मुझे दोबारा बुलाओगे, आप मुझे दोबारा उस शो में रखोगे, आप मुझे निकाल दोगे, सीधी सी बात है। और तीसरी बात ये कि मुझे लगता है कि सबसे जल्दी और पैसा कमाने वाला मीडियम भी लाइट ही है। एक्टर को पैसा मिले ना मिले, लाइट वाले को जरूर मिलता है, वो चाहे वो 2000 रुपए, लेकिन मिलेगा जरूर पैसा, है ना। तो मिलेगा, पैसा मिलता है, बैक स्टेज वालों को पैसा मिल ही जाता है। बिल्कुल, थिएटर में एक्टर के लिए एक बार सोचना पड़ता है कि कोई देगा नहीं देगा, लेकिन बैक स्टेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे आसान होता है। बिल्कुल, तो मतलब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज। जी हाँ, मेरा था कि जब वही होता किरदार जी के साथ करते थे तो वो कहते थे आप ताली बजवाएं क्या, तो वो उस फेड आउट पे ताली बजेगी ही बजेगी, क्योंकि वो टाइम पे फेड आउट हो रहा है। पर जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था जिससे मैंने लाइटिंग छोड़ा, कि अगर मैंने टाइम पे फेड आउट नहीं किया है तो गाली भी पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसीलिए लाइटिंग करना है तो बहुत पेशेंस भी चाहिए, कंसंट्रेशन भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। ये गोविंद सर का माइक ऑफ है। मैं थोड़ी देर के हाँ, तो मैं कह रहा था बहुत इंटरेस्टिंग बातें रही और बहुत सारी चीजें लोगों ने जानी होंगी, मजा आया होगा और बहुत सारे लोग जुड़े। और सच में गुलशन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हम सब उम्मीद कर रहे थे कि आप आए, और क्योंकि हर किसी के अपने अलग एक्सपीरियंस है, अलग तरह की सबकी स्टोरी है, अलग तरीके से लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है। तो वो सुनना ही अपने आप में बहुत कुछ सिखाना होता है। वो अपने आप में एक स्कूल जैसा है, वो एक्सपीरियंस अपने आप में एक टीचिंग स्कूल बन जाता है ना। तो इस गपशप से हम सबको फायदा होता है और जो देखते हैं उनको भी फायदा होता है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गुलशन भैया। और गुलशन भैया एक कंपनी भी है बत्रा इलेक्ट्रिकल्स, जहाँ मतलब से आप लोग लाइट मंगा सकते हैं और पूरे देश में चलता है गुलशन भैया का मतलब जो कंपनी है ना। मतलब हमने भी वहां से मंगा के सीखा भी है, जाना भी है, और वो बड़ा मजा आता है। थैंक यू गुलशन भैया, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।